हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप चाहे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर बच्चे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोगों ने एईसी पेपर फर्स्ट में एमआईएल हिंदी सब्जेक्ट्स को रखा है तो आप सभी बच्चे क्लास को ध्यान से देखिएगा। एमआईएल हिंदी के पहले यूनिट का बच्चे आज ये 7वां क्लास है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 6 क्लास ले रखा है। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी क्लास का लिंक मिल जाएगा। आप उन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मैंने काफी आसान भाषा में सभी चीजों को समझाया है ताकि आप आराम से चीजों को कर सकेंगे। क्वेश्चंस जब वहां से आएगा तो आप आराम से हल कर सकोगे। अब आइए आज के इस क्लास पर चर्चा करें बच्चे। तो हम देखिए आज के इस क्लास में अवबोध टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जैसे कि अवबोध क्या होता है, इसके अर्थ क्या होते हैं, हम इसको जानेंगे। सबसे पहले विद्वानों का इसके संबंध में क्या क्या कहना है, अवबोधन की क्या प्रक्रिया है, इसके बाद बच्चे इसके कुछ क्रिया विधियों को देखेंगे, फिर इसके कुछ प्रमुख घटक जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाला है टॉपिक, प्रमुख घटकों के बारे में जानेंगे। और फिर बच्चे देखिए तो यहां पर इसके अनिवार्यता या फिर इसके महत्वों के बारे में हम लोग समझेंगे, इसकी विशेषता क्या है। और अंत में प्यारे बच्चे हम आपको एक गद्यांश का यहां पर लेखन करना सिखाएंगे। किस प्रकार से जो है गद्यांश से जो क्वेश्चंस आता है, जो कि आपने क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, 12th इसके एग्जामिनेशंस में देखा होगा। जब आपसे एक पैराग्राफ गद्यांश के तौर पर दिया जाता था, वहां से कुछ 4-5 क्वेश्चंस निकाले जाते थे और उसका आपको आंसर करना होता था। तो कैसे यहां पर हम अवबोधन की क्रिया लगाते हैं, हम इन सभी प्रक्रियाओं को आज के इस क्लास के माध्यम से बच्चे देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से, आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया बच्चे, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और आइए हम लोग बारी बारी से सभी टॉपिक को समझते हैं। इस क्रम में देखेंगे बच्चे सबसे पहला टॉपिक। सबसे पहले टॉपिक की बात करें, देखिए यहां पर अवबोध जो होता है इसका क्या अर्थ होता है और इसकी बच्चे परिभाषाएं क्या निकल कर आती है। चलिए हम इसको समझते हैं। तो देखो सिंपली आप याद रखोगे, अवबोध जो होता है प्यारे बच्चे, आप कहोगे गुरुजी अवबोध जो है यह इंग्लिश में एक शब्द है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन शब्द का हिंदी रूप है। अब बताइए एक्सप्लेनेशन कहने से हमारा क्या मतलब है। तो आप कहोगे गुरुजी एक्सप्लेनेशन का सीधा सीधा मतलब यह है कि कोई भी ऐसा टॉपिक हो या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट्स हो जिस सब्जेक्ट्स पर हम अपना एक विशेष बौद्धिक क्षमता जो है व्यक्त कर पाते हैं, वही एक एक्सप्लेनेशन कहलाता है। अर्थात किसी भी वस्तु के बारे में डिटेल में जानना या फिर उसे डिटेल्स में ग्रहण करना, उसकी समझ को विकसित करना, उस पर जो है विशेष तौर पर विचार व्यक्त करना, यही आपका अवबोध का एक शाब्दिक अर्थ कहलाता है। फाइनली आपको इसके अर्थ के बारे में समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आपको ये अर्थ जो है अवबोध का समझ में आया और इसको आपको याद भी रखना है। कहोगे गुरुजी क्यों, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अवबोध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हो सके मान लीजिए यहां पर कई सारे मैंने आपको अर्थ बताए हैं, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन में दे दे, जैसे जानना, ग्रहण करना, समझना, किसी भी वस्तु पर विचार करना, है ना। तो जब भी ऑप्शन में इस तरह के शब्द दिखेंगे आप आराम से वहां पर आंसर कर लोगे कि नहीं। चलिए आगे देखेंगे इसकी परिभाषाओं को। तो यहां पर परिभाषाएं बिल्कुल स्पष्ट है कि अवबोध जो है एक प्रकार की वैसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे हम किसी भी विषय वस्तु के अर्थों को समझ पाते हैं, अपनी विचारों को वहां पर रख पाते हैं, या फिर कहे तो उसके प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम बारीकी से बता पाते हैं। यही चीजें जो है आपका अवबोधन कहलाता है। क्लियर है आप लोगों को। चलिए, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में उपलब्ध विविध अंशों को समझकर उसकी जो है व्याख्यात्मक टिप्पणी करता है, तो यही प्रक्रिया बच्चे क्या कहलाता है, आप कहोगे गुरुजी अवबोधन कहलाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे जो है अवबोधन की कुछ और भी प्रमुख परिभाषाएं हैं जो कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिया गया है। जैसे देखिए आपके पेपर में यहां से क्वेश्चंस आएगा, अवबोध पर क्या करे बच्चे, देखो अवबोध को परिभाषित करे। तो आप तो मान लीजिए मैंने अभी जो बताया आपको, यह एक छोटा सा परिभाषा बताया है, तो उतने छोटे परिभाषा जो लिखोगे तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा। ये तो 5 नंबर के शॉर्ट टाइप में पूछे जाएंगे। तो आपको यहां पर कई सारे विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है, आपको उस परिभाषा को बच्चे याद रखना है। आप सिंपली जब ये परिभाषा याद रख लोगे तो कहीं ना कहीं आपके सारे काम बन जाएंगे बच्चे। ठीक है, तो आइए हम बारी बारी से सभी विद्वानों के मतों को देखते हैं। इसमें आपका जो सबसे पहला विद्वान है वो है वोन हेयर गिल्मर। वोन हेलर गिरमन की क्या कहना है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसे कहता है ये कि अवबोध स्थिति के प्रति जागरूक होने की तथा संवेदनाओं के साथ अर्थपूर्ण संबंध जोड़ने की प्रक्रिया है।
सिंपल भाषा में कहे तो इनका कहना यह है कि देखो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, उसके प्रति जागरूक होना या फिर कहे तो उसकी संवेदनाओं के साथ जो है अपना एक अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करना, यही जो है क्या है, अवबोधन कहलाता है। समझ में आई बात? चलिए आगे देखेंगे बच्चे। तो आगे आपका उदय पारिख जी क्या कहते हैं। उदय पारिख जी के बारे में हम बात करें तो इनका कहना है कि अवबोध संवेदी उद्दीपकों अथवा समंकों को प्राप्त करने, चयन करने, संगठित करने और अर्थ प्रतिपादित करने, फिर जांचने तथा उसके प्रति प्रतिक्रिया करने की प्रक्रिया है। अब देखो यहां पर कई सारी चीजें आ गई। जैसे उदय पारिख जी का कहना है कि कोई भी ऐसा मान लीजिए परिस्थिति हो जिसके बारे में आप क्या करेंगे बच्चे, तो उसके उद्दीपकों को या फिर उसके समंकों को प्राप्त करेंगे। प्राप्त करने के बाद फिर जो है उसका चयन करेंगे। जो भी टॉपिक पर आपको एक्सप्लेनेशन देना हो, डिटेल्स में बताना हो, उसका आप चयन करोगे। फिर उसके संबंध में अपनी जानकारी को संगठित करोगे, उसके अर्थों को समझोगे और फिर उसकी पुष्टि करोगे कि क्या मैं जो ये अर्थ बताऊंगा ये अर्थ शाब्दिक होगा, ये अर्थ जो है उसके सभी भावों को व्यक्त कर पाएगा। उस तरह के आप अर्थों को जांच करेंगे। जांच करने के बाद फिर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है बच्चे, आपका अवबोधन की प्रक्रिया कहलाता है। यहां पर आपके उदय पारिख जी की जो परिभाषाएं हैं इसमें बहुत सारी चीजों का समावेशन देखने को मिल गया जो कि एक अवबोधन की प्रक्रिया में होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए हम किसी भी टॉपिक पर अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं बच्चे, तो एक्सप्लेनेशन देने के समय हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। एक छोटे से चीजों को आप डिटेल में बताइएगा तो वहां पर आपकी बौद्धिक क्षमता की जांच होती है कि आप कैसे किसी चीजों का एक्सप्लेनेशन कर पाते हो बच्चे, है कि नहीं। तो ये आपके जो है उदय पारिख जी का कहना है। आगे चलिए, आगे देखेंगे तो आपका स्टीफन पी रॉबिन्स जी कहते हैं कि अवबोध जो है प्यारे बच्चे एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण को अर्थ प्रदान करने के लिए संवेदी प्रभावों को क्या करता है, संयोजित करता है और संयोजित करने के बाद जो है उसकी विवेचना करता है। क्लियर है? जैसे देखिए कोई भी आपके एनवायरमेंट में है ना, आपके आसपास आपके वातावरण में कोई भी ऐसे मुद्दा है, कोई भी ऐसी समस्याएं हैं या कोई भी ऐसी परिस्थिति है जिसके आप अर्थों को प्रदान करते हैं, है कि नहीं, उसके अर्थों को एक्सप्लेन करते हैं और उसके संवेदी प्रभावों को एक साथ जोड़ते हैं, जोड़कर जो है उस पर क्या करते हैं, आप अपनी टिप्पणी करते हैं। वही आपका अवबोधन की प्रक्रिया कहलाता है और यह कहना है आपके स्टीफन पी रॉबिन्स का। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे देखेंगे आपका रिकी ग्रिफिन का क्या कहना है। रिकी ग्रिफिन साहब कहते हैं कि अवबोध जो है यह विभिन्न प्रक्रियाओं का एक समूह है। स्वाभाविक सी बात है, जैसे देखिए यहां पर आपके उदय पारिख जी का कहना था, यहां पर कितनी सारी क्रियाएं कर रहे थे हम। पहले तो आप क्या करें, तो वो टॉपिक को ढूंढिए, टॉपिक को ढूंढने के बाद उसका चयन कीजिए कि आपको जो है किन टॉपिक पर बोलना है। फिर संगठन, उसके संबंध में अपनी जानकारी जुटाइए। फिर जानकारी जुटाने के बाद जो है कौन से अर्थपूर्ण बातें हैं उसका जो है समावेशन कीजिए। समावेशन करने के बाद उसकी जांच कीजिए। जांच करने के बाद फिर अपना आंसर दीजिए। तो ये इस तरह की जो है आपने देखा क्या कि कई सारे प्रक्रियाओं का समूह देखने को मिलता है। तो वही आपके रिकी ग्रिफिन जी कहते हैं कि अवबोधन जो है एक प्रकार की वैसी प्रक्रिया है जिसमें काफी क्रियाओं का समूह देखने को मिलता है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति वातावरण के प्रति सजग होता है ना, अपने आसपास की जो चीजें हैं उसके प्रति सजग होता है और वातावरण की सूचनाओं के अर्थों की क्या करता है बच्चे, तो व्याख्या करता है। यह आपके रिकी ग्रिफिन जी का कहना है। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चे आपने 4 विद्वानों के बारे में जाना जिसके द्वारा अवबोधन की परिभाषा दी गई है और सभी का एक ही अर्थ निकल के आता है। आप अगर इसके अर्थों को समझना चाहेंगे बच्चे तो सबका एक ही अर्थ है कि कोई भी ऐसा मुद्दा हो, उस मुद्दे को क्या करें आप, तो एक्सप्लेन करें अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार। वही आपका बच्चे क्या कहलाता है, आप कहोगे गुरुजी एक्सप्लेनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? आप कहोगे गुरुजी एक्सप्लेनेशन कहलाता है। क्लियर है? चलिए, तो ये था आपके अवबोधन की परिभाषा और उसके अर्थ। आगे चलिए अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं हम लोग। तो अगला जो टॉपिक रहने वाला है बच्चा वो है आपके अवबोधन की प्रक्रिया। समझ में अगर आ रही है तो आप लोग शेयर करते जाइए अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। देखिए बच्चे, ये लाइव सेशन तो है नहीं जो कि मैं आपसे बातचीत करूं,
तो आपको यहां पर थोड़ी सी अपनी संयम दिखानी होगी, चीजों को समझना होगा, हमसे कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों का प्यारा भरा सपोर्ट रहा तो आने वाले समय में हम आपसे लाइव भी जुड़कर आपके बीच सभी चीजों का एक्सप्लेनेशन देते हुए नजर आएंगे। बस अभी से आपका समर्थन की आवश्यकता है। चलिए हम लोग देखते हैं बच्चे कि अवबोधन की क्या प्रक्रियाएं हैं, हम इसको समझते हैं। अवबोधन की बात करें तो आप लोगों ने देखा यह एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से लोग क्या करता है तो सूचनाओं का ग्रहण करता है, उसकी उत्तेजनाओं को ग्रहण करता है, फिर उसका चयन करता है, संयोजन करता है और फिर उसका जो है वर्णन करता है। लेकिन इसके प्रक्रियाओं की बात करें तो इसकी प्रक्रिया जो है कई दौर से गुजरती है। जैसे आप देखोगे कि इसमें बहुत सारी चीजें जो है बाह्य वातावरण से आती है। व्यक्ति क्या करता है तो व्यक्ति का बाह्य वातावरण जो होता है बच्चे वो उसके आसपास का परिवेश होता है, या फिर कहे तो भौतिक दशा होती है, जलवायु होता है, उसके आसपास का परिसर यानी कि आसपास के क्षेत्र होते हैं, आस पड़ोस से जो है जो भी आस पड़ोस का मान लीजिए व्यक्ति हो, वस्तु हो, है ना, जानवर हो, इन सभी से मिलकर जो है व्यक्तियों का क्या बन पाता है तो बाहरी वातावरण बन पाता है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो है चीजें किताबों से सीखते हो। भाई साहब देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको इन्वायरमेंट से सीखने को मिलती है। और पता है जो चीजें आपको इन्वायरमेंट से सीखने को मिलेगी उसमें बहुत सारे कम ऐसे चीज होते हैं जो किताब में होते हैं। समझ गए ना कि इन्वायरमेंट का आपके जीवन में कितना ज्यादा बहुमूल्य उपयोग है। जैसे कि देखिए, इन्वायरमेंट, अगर मान लो तुम किसी समाज में, किसी न किसी समाज में तो रहते हो। अब जब मान लो किसी समाज में रहते हो, वहां के आसपास के लोग अगर अच्छे हैं तो आपका परिवेश जो है बिल्कुल अच्छा होगा और उस स्थिति में जो है आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में निखर कर सामने आएंगे। लेकिन आपका समाज जो कि बिल्कुल गंदा समाज है, जहां पर लोग को किस प्रकार से कैसे रहना चाहिए ये तक पता नहीं है, वैसी स्थिति में अगर आपका जन्म वैसे समाज में होता है तो भले ही आप कितने भी अच्छे क्यों न रहे हो अपने आप में, जब उस समाज में आप रहना शुरू कीजिएगा तो धीरे धीरे बच्चे क्या होगा, आप में भी वैसा परिवर्तन आ जाएगा। और जब आप में वैसा परिवर्तन आ जाएगा तो फिर समझिए कहानी खत्म, आप भी उसके जैसे ही हो जाओगे, है कि नहीं। तो बाहरी वातावरण का जो समावेशन है प्यारे बच्चे, यह हर व्यक्ति के जीवन में बहुत आवश्यक होता है। और हम अगर मान लो कि अगर किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना हो, मान लीजिए हमें सामाजिक परिदृश्यों के बारे में बताना हो, तो वहां पर बच्चे हम अवबोधन के जरिए जो है हम इन सभी चीजों को अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि अवबोधन में ही क्या होता है तो चीजों का डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। इसलिए इसकी जो प्रक्रियाएं हैं यह बाह्य वातावरण से जुड़ी हुई है। आगे चलिए देखेंगे बच्चे, तो इसमें आपको प्रेरणाएं, उद्दीपन और फिर सामना देखने को मिलता है। प्रेरणाएं कहने का मतलब यह है कि देखो, जैसे उद्दीपक एवं प्रेरक घटक जो है यह व्यक्ति के सोच और विचार को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे आप लोग, प्रेरणा का मतलब मोटिवेशन है ना, प्रेरणा का मतलब क्या होता है बच्चे, मोटिवेशन, प्रेरित करना, है कि नहीं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति लगातार मेहनत करते जा रहा है, जीवन में जो है वो असफल ही होता रहा है, वैसे स्थिति में बच्चे जो है क्या होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब डीमोटिवेट होने के बाद जो है कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मान लीजिए सुसाइड कर लेते हैं, या फिर अपना वहां से सारा काम धंधा छोड़कर कहीं दूसरे काम में लग जाते हैं। तो इन परिस्थिति में उन्हें प्रेरणा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बच्चे, प्रेरणा की आवश्यकता। तो बच्चे मोटिवेशन आपका जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके लाइफ में। उसी प्रकार से यहां पर लिखा गया है कि उद्दीपन जो है, ठीक है, उद्दीपक एवं प्रेरणा घटक जो है यह व्यक्ति के सोच और विचार को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, जिसके जरिए क्या होता है तो लोगों के अंदर एक चेतना विकसित होता है कि नहीं, चलो इस बार हार गए हैं, अब कमियां कहां रह गई है, हमें उस कमी को खोजना है, कमी को खोजकर हमें थोड़ा सा और मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि इतना तक तो हमने मेहनत करके पा लिया है, अब कुछ ही समय बाकी है हमें इस मंजिल को पाने का, है कि नहीं। तो थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं। ये मोटिवेशन कहां से मिलता है बच्चे, तो ये मोटिवेशन जो है आपको अवबोधन से मिलता है। यहां से बच्चे क्या होती है तो आपके विचारों को प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलता है। जब एक व्यक्ति वातावरण से उत्पन्न होने वाले प्रेरणाओं या फिर विभिन्न परिस्थितियों का सामना करता है तो यही प्रक्रिया जो है बच्चे आपका अवबोधन कहलाता है। समझ गए ना, अवबोधन के जरिए ही हम इस चीज को समझ सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए देखते होंगे कि कोई व्यक्ति बिल्कुल नर्वस हो जाता है, कोई व्यक्ति बिल्कुल नर्वस हो गया तो उसको समझाने के लिए कई सारे घर के लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके से, ठीक है, अलग अलग चीजों पर एग्जाम्पल्स देके उसे क्या करता है, बैठा कर समझाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज असफल हो कल सफल हो जाओगे, अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से। तो यहां पर जो एग्जाम्पल्स था, एक्सप्लेनेशन था बच्चे,
किसी भी टॉपिक का, वही तो अवबोधन की प्रक्रिया है। तो आपके प्रेरणा, उद्दीपन और सामना के दौर से भी कौन गुजरता है? आप कहोगे बच्चे अवबोधन की प्रक्रिया गुजरती है। क्लियर है? चलिए, इतनी चीजें समझ में आई, एक बार आप लोग कमेंट्स करके बताना, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखेंगे, इसकी और कुछ प्रक्रियाएं हैं, जैसे अवबोध क्रियाविधि। अवबोध की जो क्रियाविधि है, इसमें आपको कई सारी क्रियाविधि देखेंगे, जैसे कि सूचनाओं का चयन करना, है ना, उसका संयोजन करना, विवेचन करना और प्रतिपुष्टि से मिलाकर, ठीक है, आपका क्या बनता है? तो अवबोधन का क्रिया बनता है। हालांकि देखिए, इसकी एक अलग टॉपिक मैं आपको आगे बताने वाला हूं, अवबोधन की क्या क्रियाविधि है, काफी डिटेल में हम वहां पर समझेंगे। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि अवबोधन की क्रिया में आप सबसे पहले देखोगे कि जो भी सूचनाएं हैं उसको आप क्या करो, तो सूचना का चयन करो, फिर सूचना को चयन करने के बाद उसे इकट्ठा करो और उसकी विवेचना करो, फिर उसकी पुष्टि करो, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, तो अगला जो है आपका निर्णय और व्यवहार। निर्णय और व्यवहार भी अवबोधन में आपको देखने को मिलती है, जैसे कि अवबोध की अभिव्यक्ति व्यवहार एवं निर्णय के अंतर्गत आता है। अवबोध किसके अंतर्गत आता है बच्चे? तो आपके व्यवहार के अंतर्गत आता है, आपके निर्णय के अंतर्गत आता है। वस्तुतः व्यक्ति का अवबोध एक व्यवहारात्मक घटना है बच्चे, ठीक है। अवबोध क्या होता है? तो आप कहोगे गुरुजी यह एक व्यवहार की घटनाएं हैं तथा यह संगठनात्मक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, ठीक है। तो यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि अवबोध जो है प्यारे बच्चे, ये किसके अंतर्गत आता है, किस व्यवहार के अंतर्गत आता है? आप कहोगे सर संगठनात्मक व्यवहार के अंतर्गत आता है। क्लियर है? चलिए, रिजल्ट्स भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि किसी चीज का एक्सप्लेनेशन करोगे तो उसका तो कोई ना कोई फीडबैक देखने को मिलेगा कि नहीं। हो सकता है मान लीजिए मेरे द्वारा बताया गया एक्सप्लेनेशन बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगता होगा, बहुत सारे बच्चों को खराब लगता होगा, तो उन कंडीशन में उसका तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। जो आप कॉमेंट्स करते हो, तो एक बार आप लोग कॉमेंट्स कर देना इसी के नाम पर कि आपको जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, जो भी टॉपिक मैंने कराए हैं, वो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं। बस यही तो आपका रिजल्ट है। तो ये आपके अवबोधन के क्रिया के अंतर्गत आता है। क्लियर है? चलिए, तो ये सारी प्रक्रियाएं थी बच्चे। इसमें एक और प्रक्रिया, जैसे कि स्थिति का अवलोकन, ठीक है, स्थिति एवं अवबोधन के लक्षण। जैसे कई सारी स्थिति अवबोधन प्रणाली पर जो है स्थिति के भी अनेक घटकों का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। आपको अवबोधन का घटक मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये समझिए कि इस पर कई सारे घटकों का प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि संगठनात्मक स्थिति, इसकी भूमिकाएं व्यक्ति के अवबोधन को क्या करती है, प्रभावित करती है। इस प्रकार से अवबोधन के आपको कई सारे लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे कि उसकी आवश्यकता जो है प्रेरक, फिर खुद से धारण करने की क्षमता, विगत अनुभव, यानी कि कोई भी चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं, जो आपने पहले अनुभव प्राप्त किया है उस अनुभव के आधार पर उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। मनोवैज्ञानिक दशा, आप किस तरीके से सोच पाते हैं इन चीजों के बारे में, है कि नहीं। तो इन सभी क्रियाओं का क्या होता है, आपके इसके एक्सप्लेनेशन में आवश्यकता होती है, जो कि एक लक्षण के तौर पर आप कह सकते हो अवबोधन के। क्लियर है बच्चे? तो यहां पर ये सारी जो क्रिया विधि थी किसकी थी? आप कहोगे बच्चे यह आपके अवबोधन की एक प्रक्रिया थी, जिसको आप लोगों ने उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से समझ लिया। आगे चलिए, हम लोग आगे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आपका अगला जो टॉपिक रहने वाला है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आगे कराऊंगा कि कैसे यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछेगा। फिलहाल जानिए, अब जो टॉपिक करेंगे हम लोग वह है अवबोधन की क्रिया विधि। अवबोधन की क्रियाविधि क्या है? तो देखिए, इसकी क्रियाविधि के बारे में मैंने पहले बताया कि इसके जो है इसमें कई सारे भाग आते हैं, जैसे सूचनाओं का चयन करना, उसका संयोजन करना, विवेचन करना और उसकी प्रतिपुष्टि करना। ये सब मिला करके जो है आपका अवबोधन की क्रिया बनता है, जिसमें सबसे पहला आपका आता है सूचनाओं का चयन करना, ठीक है। वातावरण में आप अनेक प्रकार की घटनाओं को देखते हैं, वह जो घटना है उसके बारे में आप जानकारी हासिल करते हैं कि नहीं, उस पर अपना ध्यान एकत्रित करके क्या करते हैं बच्चे, तो वहां से जो भी आवश्यक चीजें हैं आप उसको ले लेते हैं। उसको लेने के बाद फिर क्या करते हैं, जहां भी मान लीजिए कोई भी चीजों का आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वह आप जो टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक से कोरिलेट करती हुई वो घटनाएं थी, तो आप एग्जाम्पल्स के तौर पर बच्चे क्या करते हैं, उसका वहां पर चयन करके डिटेल में चीजों को समझा देते हैं। ऐसा ही ना होता है भाई। चलिए आगे देखेंगे, तो इसमें आपको संयोजन भी देखने को मिलता है, जैसे कि व्यक्ति की अवबोध प्रक्रिया में संयोजन से तात्पर्य हमारा जो है ग्रहण की गई सूचनाओं को अर्थपूर्ण संपूर्णता में बदलना है, ठीक है। संपूर्णता में बदलने कहने का मतलब यह है कि उसका पूरा पूरा अर्थ का समायोजन करना है। जैसे कोई भी टॉपिक हो, कोई भी मुद्दा हो, ठीक है, कोई भी ऐसी समस्याएं हो, कोई भी स्थिति हो, उसके बारे में जब आप जानकारी हासिल करते हैं तो उसका अर्थपूर्ण जानकारी प्राप्त करके बिल्कुल उसे एक बेहतरीन रूप से संयोजित करना ही संयोजन के अंतर्गत आता है क्रिया, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, इसमें व्याख्या का रूप भी देखने को मिलता है। व्याख्या का रूप तो होना ही होना है, क्योंकि यहां पर चीजों को व्याख्या ही तो की जाती है, तो व्याख्या का रूप बच्चे इसमें देखने को मिलेगा ही। लेकिन याद रखिए कि वो जो व्याख्या होगी वह एक अर्थपूर्ण व्याख्या होनी चाहिए। अगर अर्थ नहीं निकल रहा है बच्चे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी।
इसके बाद इसमें आपको प्रतिपुष्टि देखने को मिलेगी, जैसे कि प्रतिपुष्टि के द्वारा आप किसी भी सूचनाओं से क्या करते हैं, व्यक्ति के अवबोधन को प्रभावित करते हैं। क्लियर है? तो ये आपके जो है क्या है बच्चे, आपके अवबोधन की क्रियाविधि है। समझ गए ना? तो यहां से जब आपके पेपर में अवबोधन के क्रियाविधि के बारे में पूछा जाएगा तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप अवबोधन के क्रियाविधि के बारे में सभी चीजें डिटेल में बता दीजिएगा। आगे चलिए बच्चे, हम लोग अगला जो टॉपिक करेंगे अवबोध के घटक। ये लंबा टॉपिक है और ये आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस बात को याद रखो, फिक्स कर लो कि अगर अवबोधन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछेगा तो ये आपका क्वेश्चंस 100% पूछेगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं अवबोधन के घटक कौन कौन से हैं। जैसे कि बच्चे अवबोधन के घटकों की बात करते हैं तो इसमें आपको दो तरह का घटक देखने को मिलेगा। पहला तो आंतरिक घटक, दूसरा आपको बाह्य घटक। अब बारी बारी से हम लोग पहले आंतरिक घटक को देखेंगे, फिर बाह्य घटक को देखेंगे। बच्चे अगर आंतरिक घटक की हम बात करते हैं तो देखिए अवबोधन के आंतरिक घटक जो है यह व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक संरचना से संबंधित होता है। व्यक्ति जो है यह किस प्रकार से अपने मन से सोचता है, यह उसके एक आंतरिक घटक है, क्योंकि मन की जो इच्छाएं हैं ये अंदर से विकसित होती है, आपके शरीर के अंदर से विकसित होता है, बाहर से विकसित होने वाली चीज नहीं है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि अवबोधन के आंतरिक घटक जो है यह व्यक्ति के क्या है, तो मनोवैज्ञानिक संरचना पर आधारित होता है, उससे संबंधित होता है। व्यक्ति सामान्यतः जो है पर्यावरण से उन उद्दीपकों तथा स्थितियों का चयन करता है जो व्यक्ति के ज्ञान, ठीक है, उसके व्यक्तित्व या फिर उसकी अभिप्रेरणा या फिर कहे तो अन्य व्यक्तिगत घटकों, ठीक है, इन सभी से क्या होते हैं बच्चे, तो बिल्कुल अनुकूल होते हैं। चलिए आगे देखेंगे तो ऐसे अनेक सारे घटक, जैसे कि मान लीजिए स्वधारण करने की घटनाएं, व्यक्तित्व या फिर विश्वास, अपेक्षाएं, आंतरिक आवश्यकता, ठीक है, सीखना, मनोविज्ञान, यह सब जो है प्यारे बच्चे आपके आंतरिक घटक के रूप में देखा जाता है अवबोधन में। जैसे स्वधारण की बात करेंगे, देखो स्वधारण करने का मतलब क्या है, एक व्यक्ति किसी नजरिए से कोई भी वस्तु को देख सकता है। स्वधारण करने का मतलब जैसे कि कोई भी चीज जो है बच्चे हम अपने आप धारण करते हैं। किसी के बारे में अच्छा सोचना हो ये भी हम अपने आप सोचते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचना हो ये भी हम अपने आप सोचते हैं। ये हमारी नजरिया है कि नहीं? तो यही आपका जो है क्या है, स्वधारण की प्रक्रिया है, जो कि आंतरिक रूप से आता है। ऐसा थोड़ी है कि बाह्य रूप से ये सारा चीज आता है, बाहरी तौर पर हम सोच पाते हैं, नहीं, ये सोच हमारे अंदर विकसित होता है, इसलिए हम इसको स्वधारण प्रक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। हालांकि जो है बच्चे इसका भी एक समय सीमा होता है कि नहीं? एक दायरा में हम सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम बुरा कह रहे हैं तो वो काफी बुरा होगा, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ क्या होंगे, रीजंस होंगे, उसका कोई दायरा होगा, उस दायरे के मुताबिक हम क्या करते हैं, तो उसके बारे में सोच पाते हैं। चलिए आगे देखेंगे व्यक्तित्व की बात करें तो देखो किसी व्यक्ति के निजी गुण, उसकी ख्याति, उसका व्यक्तित्व, उसका दृष्टिकोण या फिर उसकी अवधारणाएं, मान्यता आदि भी जो है उसके अवबोधन को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमें किसी टॉपिक पर बोलना ही होगा तो उसमें हमारा गुण सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर गुण अच्छे हैं तो चीजों को हम अच्छे तरीके से बता पाते हैं, गुण खराब है तो भाई अच्छी चीजों को भी हम खराब तरीके से बता पाते हैं। आपने उसके फील्ड में क्या ख्याति प्राप्त की है, आपका व्यक्तित्व किस प्रकार से है, आप उस चीज के बारे में सोच किस प्रकार से रहे हैं, समझ गए ना? तो ये सारी चीजें जो है बच्चे आपके अवबोधन प्रक्रिया को प्रभावित करती है, समझ गए? चलिए आगे देखेंगे विश्वास का तात्पर्य हमारा ये है कि आप कितने विश्वास के साथ जो है किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये पढ़ा रहा हूं तो मुझे इतना विश्वास है कि भाई इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता है, कहीं से कोई इसमें गलती नहीं निकाल सकता है। ठीक है, ये इतना सटीक मेरे द्वारा लिखा गया है, तो ये हमारा एक विश्वास है। और जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं उस एक्सप्लेनेशन पर मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, कोई गलत नहीं कह सकता, तो ये हमारा विश्वास है कि नहीं? तो इस तरह का विश्वास का होना भी काफी जरूरी है। अगर हमें अपने आप में विश्वास नहीं होगा तो फिर जो है हमारे अवबोधन प्रभावित हो जाएंगे, उस पर कोई भी जो है गलत तरीके से अपना तंज कर सकता है। इसके बाद अपेक्षा भी जो है बच्चे यह आपके अवबोधन को प्रभावित करता है, क्योंकि अपेक्षा एक ऐसा चीज है, अपेक्षा कहने का मतलब यह है, मान लो किसी से कोई भी चीजों की अपेक्षा करना, ठीक है, यानी कि किसी पर आश्रित रहना, ये बहुत खराब चीजें होता है, क्योंकि ये चीजें जो है बदलने वाली है, ये कभी भी बदल सकता है। जैसे आप अपेक्षा कर लेते हो कि मेरी गर्लफ्रेंड तो बड़ा शानदार है यार, वो हमें कभी धोखा दे ही नहीं सकती, लेकिन होता क्या है, कुछ दिन के बाद जब उसकी क्या कहते हैं शादी लग जाती है नौकरी वाले के साथ, बस आपका बाय बाय, खत्म, समय रहते पढ़ लो, ठीक है, वो मिल जाएगी, और नहीं तो कितनी भी कुछ कर लोगे तो वो ना मिलेगी, किसी दूसरे के साथ चल पड़ेगी। ठीक है,
तो ये एक अपेक्षाएं हैं। क्या है बच्चे? एक अपेक्षा है, और अपेक्षा में आप देखोगे कि इसमें परिवर्तनशीलता की गुण पाई जाती है, और जब आपके परिवर्तनशीलता की गुण वाली चीजें आपके अवबोधन में आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी अवबोधन की प्रक्रिया क्या होगी, तो वह प्रभावित होगी। ठीक है, क्योंकि उसका लिमिट नहीं है। जब लिमिट नहीं है तो बताइए आप कैसे बताइएगा? नहीं बता पाइएगा चीजों को अच्छे तरीके से, तो आपके अवबोधन की प्रक्रिया तो प्रभावित होगी ही। आगे देखिएगा, आंतरिक आवश्यकताएं। आंतरिक आवश्यकताओं की बात करें बच्चे, तो यह भी आपके अवबोधन को प्रभावित करता है। जैसे जब किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की कोई वस्तु समय पर नहीं मिल पाती है, ठीक है, तो उसके मन में क्या होता है? तनावग्रस्त हो जाता है ना, वो बिल्कुल तनावग्रस्त हो जाता है, उसके अंदर तनाव की स्थिति आ जाती है, वो टेंशन में आ जाता है जब समय पर कोई चीज नहीं मिल पाता है। तो इस स्थिति में जब आप टेंशन में किसी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है बच्चे, क्या होगा? आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो आपके जो है अवबोधन की क्रिया क्या होगी? बिल्कुल प्रभावित हो जाएगी। इसके बाद जो है आंतरिक तौर पर जो हम कुछ चीजों को और देखेंगे, जैसे सीखना। सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, सिखा नहीं पाएंगे। जब तक आप सीखेंगे नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। समझ गए ना? सीखने से क्या होता है बच्चे? तो आपके अंदर एक अनुभव का विकास होता है। किसका विकास होता है? आप कहोगे गुरुजी अनुभव का विकास होता है, जिसके जरिए हम किसी भी टॉपिक पर किसी भी चीजों को अच्छे तरीके से समझा पाते हैं। यही हमारे क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। जब तक देखिए, मान लीजिए हम आज आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम कब पढ़ा पाएंगे भाई? जब हम इस चीजों को सीखेंगे नहीं, तब तक नहीं पढ़ा पाएंगे। सीखना होगा हमें। हम आपको अगर 1 घंटे की क्लास देते हैं बच्चे, तो इसके पीछे हमारा 2-2 घंटे, 2.5 घंटे का मेहनत होता है। हम सभी चीजों को अच्छे से तैयार करते हैं, उस पर अपना जो है गहन अध्ययन करते हैं, इसके बाद आपके बीच आते हैं ताकि चीजों को आपको अच्छे से समझा सकूं, आपके बीच हर एक चीजों को जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो सीखना बहुत जरूरी है। जब तक कोई टीचर एक अच्छा विद्यार्थी नहीं बन सकता है, तब तक वह कभी भी एक अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता है। समझ गए ना? तो अवबोधन के लिए क्या जरूरी है बच्चे? आप कहोगे सर सीखना भी बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, इसमें मनोभाव भी आंतरिक तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि मनोभाव एक ऐसा भाव है बच्चे जो आपके मन में विकसित होता है। अब बताइए, मन में आप चीजों को अच्छे से सोच पाइएगा, तभी तो अच्छा से बता पाइएगा। जब सोचबे नहीं करिएगा अच्छा से, तब बता नहीं पाइएगा अच्छे से, तब तो आपके अवबोधन की प्रक्रिया क्या होगी? बिल्कुल प्रभावित होगी। अब जैसे मान लीजिए मन किसी एक जगह हमारा स्थिर ना हो, ठीक है, मन हमारा भटक रहा है, अभी यहां कल वहां, अभी यहां कुछ देर पहले वहां था, अभी यहां जाएगा। ऐसी स्थिति में बच्चे क्या होता है? तो आप कोई काम अच्छे से नहीं कर सकते। सपोज कीजिए अभी अभी पढ़ने के लिए आप बैठे हो, वीडियो ओपन किया, ठीक है, ऊपर से कोई ललका, पियर का, हरियर का, उजर का जो है एकदम से आ गया कोई वीडियो का नोटिफिकेशन। आप यहां से क्विट मारोगे, आप जाओगे कहां? पहले उस रील्स को जरा देख लेते हैं, क्या है उसमें? कोई लाल, पियर, हरियर, उजर कारी तो नहीं दिख रहा है कि नहीं? तो उस स्थिति में बच्चे फिर से जब आकर आप इसी चीज को पढ़ेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कंटिन्यूअसली जो है सभी चीजों में इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है बच्चे? यहां पर आपके मनों की स्थिति को जरूर ध्यान में रखना है। मन को भटकाना नहीं है, मन को स्थिर करना है। अगर आपने अपने मन पर काबू कर लिया तो पूरी दुनिया को काबू कर लिया, बस इस चीज को याद रखिए। तो मनों की जो भाव है यह आपके अवबोधन को प्रभावित करती है, इस बात को याद रखेंगे। आगे चलिए, इसमें आपके अवबोधात्मक सुरक्षा की भी जरूरत होती है। अवबोधात्मक सुरक्षा की बात करें बच्चे, तो आप देखोगे कि इसमें कई सारी परिस्थितियां जो आपके प्रतिकूल होती है, कई सारी परिस्थितियां जो आपके अनुकूल होती है। ठीक है, तो उस अनुकूल परिस्थिति में तो चलो सभी चीजें ठीक है, आपको किसी की कोई आवश्यकता नहीं, आप सभी चीजों को आराम से कर सकते हो। लेकिन परिस्थितियां जब प्रतिकूल जाती है तो बच्चे आपके अंदर तनाव उत्पन्न होता है। मान लीजिए कोई आपको धमका दिया, ठीक है, धमकी दे दिया, जैसे अभी सलमान खान को लगातार जो है धमकी मिल रहा है कि नहीं? गोली से मार देंगे, है कि नहीं? गोली से उड़ा देंगे। तो वैसी स्थिति में जो है लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं। तनावग्रस्त हो जाते बच्चे तो क्या होगा? फिर तो अगर वो किसी चीज को बताना भी चाहे ना, तो अच्छे से नहीं बता सकता है। वो अपने आंतरिक परिस्थिति को नहीं बता सकता है कि हम कैसे अपना जीवन जी रहे हैं, अभी कैसे डर हो रहा है हमें कि कहीं से कोई आकर उड़ा न दे हमें, है ना? तो वैसी स्थिति कहां उत्पन्न होती है बच्चे? मन में उत्पन्न होती है, आंतरिक तौर पर उत्पन्न होती है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे बच्चे? तो ये सारे के सारे घटक जो है अवबोधन के आंतरिक घटक के रूप में आता है। चलिए, ठीक इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे इसके बाह्य घटक को।
मैंने पहले बोला था कि ये लंबा टॉपिक रहने वाला है क्योंकि आपसे लॉन्ग टाइप में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब बच्चे बाह्य घटकों की बात करते हैं। देखिएगा बाह्य घटक में आपको काफी सारे पर्यावरणीय प्रभावों को देखने को मिलेगा। पर्यावरणीय प्रभाव कहने का मतलब, अब पर्यावरण तो हमारे बाहर होता है, आसपास होता है ना। वातावरण कहाँ होता है, हम यहां पर हैं तो हमारे आसपास की चीजें हमारा वातावरण है। तो यहां पर चीजें जो है कहां से आती है बच्चे, आपके पर्यावरणीय प्रभाव से देखने को मिलती है। जैसे कि देखिए इसमें आपको आकार देखने को मिलेगा। आकार की बात करें तो आकार के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का आकार जितना बड़ा होता है, अवबोधन की संभावनाएं उतनी अधिक और उतनी लंबी होती है। कोई भी टॉपिक सपोज कीजिए अगर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो आप उस पर उतना लंबा बोलेंगे भी, उतना लंबा उस पर चर्चा भी करेंगे, है कि नहीं। तो उसके आकार पर डिपेंड करता है। चलिए इसके बाद इसमें तीव्रता देखने को मिलती है। जैसे कोई बाहरी उद्दीपन जो है जितना अधिक तीव्र गति से या फिर जितना अधिक प्रबल होगा, जितना अधिक मजबूत होगा, क्या होगा बच्चे, तो अवबोधन जो है उसकी उतनी अधिक मजबूत होगी, प्रबल होगी। चलिए आगे देखेंगे तो अगला इसमें विषमता आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया जाता है कि किसी वस्तु का प्रभाव या फिर उसका आकर्षण या फिर उसकी पृष्ठभूमि जितनी मजबूत स्थिति में होगी, जितना बड़ा होगा, उसकी जो है अवबोधन की क्षमता क्या होगी, उसकी अवबोधन जो है बच्चे उतनी बड़ी होगी, उतना सशक्त होगा, प्रबल होगा। पुनरावृत्ति की बात करें तो पुनरावृत्ति के सिद्धांत के अनुसार जैसे कि कोई भी चीज, पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, बार बार दोहराना किसी चीजों को, है ना। तो मान लीजिए कोई ऐसी चीजें हैं इन्वायरमेंट में जो आपके आसपास जो है बार बार आपके बीच आ रहा है, होता है ना कि मान लीजिए कभी कभी कोई चीजें जो है बार बार घूम घाम कर जो है आपके आसपास आ जाता है। तो वैसी स्थिति में हम कोई भी चीजों का अवबोधन करते हैं तो बार बार वह चर्चाएं में आती रहती है। तो यहां पर आप आराम से कहोगे कि इस सिद्धांत के अंतर्गत जो है दोहराने वाली बात कही जाती है, जिसमें क्या होता है बच्चे, तो उद्दीपक जो है एकांकी उद्दीपन की तुलना में जो है हमारा ध्यान अधिक ज्यादा आकर्षित करता है। सपोज कीजिए जैसे मान लो कि एक ही चीजों को यहां पर हम बार बार आपको बताएंगे, एक ही चीजों को बार बार आपको बताएंगे, तो जिसको पहले बताए थे केवल एक बार और जिसको हम अभी दो बार बता रहे हैं, चार बार बता रहे हैं, पांच बार बता रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जिसको हम 5 बार बताएंगे उस पर आपका ध्यान ज्यादा होगा, जिस पर एक बार बताएंगे उस पर आपका ध्यान कम होगा, है कि नहीं। तो यही चीजें आपके पुनरावृत्ति का इंपॉर्टेंस है किसमें, तो आपको होगा अवबोधन में। इसके बाद इसमें आपको गति भी देखने को मिलती है। जैसे कि देखिए गतिमान स्थिति या कोई भी घूमती हुई वस्तु, ठीक है, जैसे मान लो कोई वस्तु रुका हुआ है, सपोज कीजिए यहां पर कोई वस्तु ऐसा बस मैंने रख दिया, ये रुका हुआ है, लेकिन कोई वस्तु लगातार यहां पर घूम रहा है, तो देखिए आपका ध्यान कहां है, आपको जो मैंने पहले लिखा था उस पर, या फिर मैं यहां पर जो है ऐसे रगड़ रहा हूं तो इस पर, है कि नहीं। तो यही चीज है, कोई घूमने वाली वस्तु, जैसे मान लीजिए मेलवा में जाइए, है कि नहीं, अभी तो बहुत मेला उला लगता है, वहां पर देखिएगा कि अगर एक ठेला वाला जो है कुछ सामान लगा के अगर बेच रहा है वहां पर, उस पर आपका ध्यान कम जाएगा, लेकिन अगर झूला नच रहा है तो उस पर आपका बहुत ही ध्यान जाता है, हाँ देखो उस पर कौन कौन झूल रहा है, होता है कि नहीं। तो यही है कि आपकी जो गति है यह भी अवबोधन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। किसी चीजों को अगर आप क्या करेंगे तो एकदम गतिमान स्थिति में दिखाएंगे तो बच्चे क्या होगा, वहां पर उसका आकर्षण ज्यादा होगा। स्थिर स्थिति में क्या होता है, तो वहां पर आकर्षण कम होता है। इसके बाद देखिए आगे देखेंगे, इसमें अनुठापन एवं सुपरिचितता भी देखने को मिलती है। अनुठापन और सुपरिचितता की बात करेंगे तो कोई भी नवीन, अनूठी या सुपरिचित बाहरी स्थिति जो कि व्यक्ति के ध्यान को क्या करता है, आकर्षित करता है। फिर परिचित वातावरण में आपके नई वस्तुएं या नए पर्यावरण से आपको क्या कराता है, तो परिचित कराता है। यह आपके क्या करते हैं, तो बच्चे अवबोधन में आकर्षण की क्षमता को क्या करता है, विकसित करता है। इसके बाद देखिए तो इसमें स्थिति भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थिति की बात करें तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा ग्रहण की गई स्थिति वस्तुओं या फिर घटनाओं के प्रति क्या करता है, अवबोधन को प्रभावित करता है। तो यह सब आपके क्या थे, आपके बाहरी घटक थे। किसके, तो आप कहोगे गुरुजी अवबोधन के बाहरी घटक थे। चलिए आप लोग एक बार कमेंट्स करके बताना बच्चे कि क्या आप लोगों को अवबोधन का घटक समझ में आया। फटाफट से अवबोधन के कितने घटक हैं, एक बार आप लोग कमेंट में टाइप कर दीजिए कि गुरुजी अवबोधन के 2 घटक हैं। पहला घटक आंतरिक, दूसरा घटक बाह्य। आंतरिक में आपने क्या पढ़ा, बाह्य में आपने क्या पढ़ा, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक क्या रहने वाला है। अगले टॉपिक की बात करेंगे बच्चे तो आपका अगला टॉपिक, जो कि ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, आपसे शॉर्ट टाइप में भी पूछ लिया जा सकता है ये क्वेश्चंस, और लॉन्ग टाइप में भी क्वेश्चंस पूछ लिया जा सकता है। कैसे पूछेगा, जैसे अवबोधन की अनिवार्यता क्या है हिंदी में, या फिर अवबोधन का महत्व क्या है हिंदी में, तो इसको समझते हैं। जैसे कि अवबोधन के इंपॉर्टेंस की बात करें, इसकी अनिवार्यता की बात करेंगे बच्चे, तो आप सिंपली कह सकते हो सर अवबोधन एक प्रकार की वैसी प्रक्रियाएं हैं जिसके कारण जो है व्यक्ति एक तथ्यों को दूसरे तथ्यों से जोड़कर उसका उपयोग जो है उच्च स्तरीय विवेचन या फिर व्याख्या के लिए करता है। जैसे देखिए कोई भी एक टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन टॉपिक पर चर्चा करने के दौरान हम एग्जाम्पल्स जो लेते हैं ये अलग अलग प्रकार के चीजों का लेते हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक चीजों को दूसरे चीजों से कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और फिर अपनी व्याख्या को प्रस्तुत कर रहे हैं।
तो यही क्रिया बच्चे अवबोधन की है और इन्हीं कारणों से जो है हिंदी में इसकी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद देखिए इसमें जो है तथ्यों के बीच में संबंध निरूपण और रचनात्मक उपयोग दोनों शामिल देखने को मिलता है। काफी सारे तथ्यों का यहाँ पर क्या किया जाता है, समेशन किया जाता है और फिर बच्चे जो है रचनात्मक इसका उपयोग भी देखने को मिलता है। फिर देखेंगे आप कि जिस कारण जो है व्यक्ति क्या करता है तो किसी भी वस्तु की विशेषताओं या फिर उसकी प्रकृति के बारे में जान पाता है। अवबोधन के कारण क्या होता है, जब आप किसी चीज को डिटेल में बताइएगा तो उस विषय वस्तु की स्थिति के बारे में, उस विषय वस्तु की प्रकृति क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके बारे में हम जान पाते हैं। सपोज कीजिए मान लीजिए कोई व्यक्ति ही है, ठीक है, कोई व्यक्ति ही है, अगर उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे तभी ना आपको उसकी प्रकृति के बारे में समझ में आएगा कि फन्ना आदमी कैसा है, ठीक है। अब देखिए लड़कियां सब कितना लोल होती है, क्या होता है अगर थोड़ा सा भी जो है उसका क्या कर दिया जाए, उसकी बड़ाई कर दिया जाए, वाओ व्हाट्स लुकिंग, ठीक है, क्या दिख रही हो यार, बस वो तो फ्लैट हो गई एकदम, उससे लोल तो कोई होता ही नहीं है। मतलब एक थोड़ी सी जो है विशेषता आपकी क्या बता दिया गया तो वो फ्लैट है एकदम, समझ गए ना। तो ऐसा नहीं, आप किसी भी चीजों को जब तक डिटेल्स में नहीं जानो, उसकी विशेषताओं को नहीं जानो, उसकी प्रकृति को नहीं जानो, उसके प्रति आकर्षण, ये एक गलत भाव है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। और अवबोधन आपको यही बताता है। आगे देखेंगे तो इसके द्वारा जो है व्यक्तियों को किसी भी तथ्य के बारे में स्पष्ट रूप से जानने और उसे ग्रहण करने की क्षमता विकसित होती है, ठीक है, सुविधा मिल पाता है। इस कारण से हिंदी में इसका क्या देखने को मिलता है बच्चे, अनिवार्यता देखने को मिलती है, महत्व देखने को मिलता है। क्लियर है, चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके बताना बच्चे, चीजें क्लियर। चलिए आगे बढ़े, देखिए आगे अगला टॉपिक है आपका अवबोधन की विशेषता। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अवबोधन की विशेषताओं की बात करेंगे बच्चे तो आप सीधा सीधा कहोगे सर इससे शिक्षण विचारपूर्ण होता है। शिक्षण विचारपूर्ण कहने का मतलब कोई भी चीजों में जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं तो हमें अवबोधन के माध्यम से विचार करने की क्षमता विकसित होती है। हम किसी टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से सोच पाते हैं, उस पर अच्छे तरीके से चर्चा कर पाते हैं, जिससे हमारे बौद्धिक क्षमता का विकास देखने को मिलता है बच्चे, समझ गए ना। तो अवबोधन की विशेषता में आप सीधा याद रखोगे कि इसमें जो है क्या होता है बच्चे, तो विचार परक चीजें देखने को मिलती है, हमारे शिक्षण में विचार का विकास होता है। इसके बाद यह छात्रों को विभिन्न प्रकार से स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। स्वतंत्रता प्रदान करने का मतलब यह है कि छात्र जो है यहां पर किसी भी टॉपिक पर एक स्वतंत्र रूप से सोच पाता है, वो अपने बौद्धिक क्षमताओं का वहां से विकास कर पाता है, अपनी अलग अलग प्रकार की तार्किक शक्तियों का वहां पर उपयोग कर पाता है बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से, जिसका कोई दायरा नहीं होता। अब दायरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब सोचने के लिए कुछ सोच लेना है कि नहीं, वहां दायराएं होती है। वो क्या होता है बच्चे, तो आपके जो भी वहां पर टॉपिक है उस टॉपिक की दायरा होती है। चलिए आगे देखेंगे बच्चे तो यह मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक कहने का मतलब जैसे आप कहोगे कोई भी टॉपिक को अगर सोचोगे, कोई भी टॉपिक पर आप टिप्पणी करोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके मन की स्थिति का विकास होगा, है कि नहीं। मन को आपको वहां तक दौड़ाना पड़ेगा, जब तक वहां तक दौड़ाइएगा नहीं तब तक आप उसके बारे में बताइएगा नहीं, है कि नहीं। तो मनोवैज्ञानिक स्थिति का विकास होता है और साथ में आपके व्यवहारिक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आता है। इसके बाद देखेंगे कि यह प्रमुख रूप से जो है तथ्यों और सिद्धांतों का क्या करती है, बोध कराती है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि यह बोध केंद्रित होता है। तो ये दो टॉपिक जैसे कि देखिए यहां पर बच्चे हम बात करें तो इसमें आपको तथ्यों, कोई भी टॉपिक कोई भी चीज उसमें आप क्या इंपॉर्टेंट तथ्यों को जोड़ पाएंगे ताकि आपके द्वारा जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है वह प्रभावित हो, ठीक है, लोगों के लिए आकर्षित हो, समझ गया ना। तो इसमें आप तथ्यों को देखेंगे, सिद्धांतों को देखेंगे, इन सभी चीजों का बोध आपको कहां पर देखने को मिलेगा बच्चे, तो आप कहोगे गुरुजी अवबोधन में देखने को मिलेगा। और यह आपके बोध को क्या करता है, केंद्रित करता है। यह बोध केंद्रित होता है क्योंकि इसमें आपके चीजों का आप क्या कर पाते हैं, आप उस चीज के बारे में रिसर्च कर पाते हैं, सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, अलग अलग चीजों का विकास कर पाते हैं। क्लियर है, तो ये विशेषताएं रही आपके। इसके बाद देखिए इसमें और भी विशेषताएं देखने को मिलती है, जैसे बुद्धि युक्त व्यवहार, पहचानने की क्रिया, व्याख्या करने की क्रिया, ये सभी व्यवहार जो है बच्चे किसमें निहित होता है, तो आप कहोगे सर अवबोधन में विकसित होता है और इसमें निहित होता है। क्लियर है, तो ये आपके अवबोधन की विशेषता रही है बच्चे। क्या रही है, आप कहोगे गुरुजी अवबोधन की विशेषताएं रही है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना बच्चे कि क्या आप लोगों को इसकी विशेषता समझ में आ गई है। आगे चलिए हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि हम आपको एक गद्यांश पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का यहां पर खात्मा करेंगे। हो सकता है ये आपसे पूछ ले, हालांकि ये आपने पहले किया है और आप लोग आराम से कर लीजिएगा।
देखिए जैसे हम बात करें यहां पर राहुल संकृत्यायन जी के बारे में बताया गया, और चीजों को याद रखिएगा क्योंकि आपको यूनिट नंबर 2 में राहुल संकृत्यायन जी के बारे में जीवनी पढ़ना है, ठीक है। तो यहां से भी आप चीजों को याद रख सकते हैं। जैसे कहता है राहुल संकृत्यायन आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक और साहित्यकार होने के साथ साथ किसान आंदोलनकारी, बौद्ध भिक्षु, स्वतंत्रता सेनानी और बहुभाषाविद के रूप में जाने जाते हैं। इनके साथ ही उन्हें हिंदी यात्रा साहित्य का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने यात्रा वृत्तांत को साहित्य रूप दिया और इसके बाद घुमक्कड़ी शास्त्र की रचना करके उससे होने वाली जो है लाभों का विस्तार रूप से वर्णन किया और मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ी का उद्देश्य बताया था, ठीक है। इसके बाद आगे कहता है राहुल संकृत्यायन प्राकृतिक पाली और संस्कृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, रूसी और जापानी इन सभी भाषाओं के जानकार थे, इसलिए उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। राहुल संकृत्यायन ने साहित्य की सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है, ठीक है। मतलब साहित्य के सभी विधाओं में, जैसे कि कहानी, कविता, ठीक है, निबंध, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, इन सभी चीजों में जो है अपनी रचनाएं की है। उनका लेखन क्रम किसी एक विधा तक सीमित नहीं था, ठीक है। मतलब कोई, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लेखक हुए जो केवल कविता लिखते थे, कुछ ऐसे थे जो कहानी लिखते थे। तो इस प्रकार से इनका जो है क्या कहते हैं, कोई भी एक लिमिटेशन देखने को नहीं मिला। ये हर क्षेत्रों में अपनी रचनाएं की। वहीं शिक्षा और साहित्य में अपना विशेष योगदान देने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला। अब देखो यहां से पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस बना गया इस गद्यांश से। क्वेश्चंस कहा, जैसे कि पहला कहता है राहुल संकृत्यायन जी को यात्रा साहित्य का जनक क्यों कहा जाता है। तो देखो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि इसे यात्रा साहित्य का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने यात्रा वृत्तांत को साहित्यिक रूप प्रदान किया, ठीक है। यात्रा वृत्तांत को क्या किया इन्होंने, तो आप यहां पर लिखोगे सर यात्रा वृत्तांत को, चलिए आप लोग कमेंट में आंसर लिखिए तो फटाफट से। यात्रा वृत्तांत को क्या किया, तो साहित्यिक रूप प्रदान किया, इसीलिए जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो यात्रा साहित्य का जनक कहते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि संकृत्यायन जी किन किन भाषा के जानकार थे भाई। तो यहां पर देखिए प्राकृतिक, पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, रूसी, जापानी इन सभी भाषा के क्या थे बच्चे, जानकार थे। इसको देखिए आगे कहता है महापंडित की संज्ञा राहुल संकृत्यायन को क्यों दी गई है। भाई महापंडित इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ये बहुत सारे भाषाओं के जानकार थे। तो यहां पर लिखेंगे पंडित जी की संज्ञा राहुल संकृत्यायन जी को अनेक भाषाओं के जानकारी के लिए दी गई थी, ठीक है। आगे देखेंगे अगला कहता है राहुल संकृत्यायन जी को पद्म भूषण पुरस्कार क्यों दिया गया। तो पद्म भूषण पुरस्कार इसको क्यों मिला था भाई, यहां पर देखिए शिक्षा और साहित्य में अपना विशेष योगदान देने के लिए जो है उसे पद्म भूषण पुरस्कार मिला था कि नहीं। आगे देखिए आखिरी क्वेश्चन यहां पर कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो आप इसका शीर्षक क्या दे सकते हो, यहां पर राहुल संकृत्यायन से इसका उचित शीर्षक और क्या हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है, संकृत्यायन। चलिए देखिए यहां पर राहुल संकृत्यायन, ठीक है, संकृत्यायन। तो इससे जो है उचित शीर्षक इसका कुछ हो ही नहीं सकता, तो आप इसका शीर्षक राहुल संकृत्यायन देंगे, क्योंकि हर जगह राहुल संकृत्यायन जी के बारे में बताया गया है। तो आपसे पेपरवा में जो है ये भी हो सकता है पूछ लिया जाए, हालांकि पूछेगा नहीं, क्योंकि आप बच्चे लेवल के आप रह नहीं गए हैं, आप एक स्टैंडर्ड लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को डील करना है। चलिए आप एक बार कॉमेंट करके बताना बच्चे कि आपको ये सारा चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया है या नहीं आया। फटाफट से आप लोग कॉमेंट करके बताइए। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है, बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास डेली आपको टाइम से मिल सके। सेशन को लाइक नहीं किया बच्चे, लाइक कर लेना और अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना। विशेष मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।